नमस्कार साथियों। गणित में गणित का ट्रिक है, जिस ऑप्शन में अगर केवल है, सीमित है, परिभाषा है, रोजगार है और एक मात्र है, तो वो ऑप्शन गलत माना जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव शब्द होते हैं और निगेटिव शब्द सीटेड एग्ज़ाम में गलत माने जाते हैं। तो मैंने क्या बताया सर, अगर जिस ऑप्शन में केवल होगा, सीमित होगा, परिभाषा होगा, रोजगार होगा, एकमात्र होगा, तो वो ऑप्शन गलत होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इतने शब्द याद कर लो, आप गणित के सारे विकल्प कर ले जाओगे पैडागोजी के। और कुछ शब्द पॉजिटिव की याद करना है, बस जो स्क्रीन पर दिख रहा है इतने ही शब्द। तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक। आपको याद रखना, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। अगर जिसमें तार्किक लिखा होगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। गणित की संकल्पनाएं अमूर्त होती है, जिसमें अमूर्त होगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। गणित की अपनी भाषा होती है, जिसके माध्यम से सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो जिसमें गणित की अपनी भाषा होगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। बस इतने ही शब्द को याद कर गणित को आप धुआं धुआं कर दोगे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गणित के प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो बच्चे आपसे यहाँ पर निगेटिव पूछा सर, निगेटिव, और निगेटिव का आंसर निगेटिव ही माना जाता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पूछता तो पॉजिटिव होता, नहीं मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ याद नहीं करना, सुमित सर की क्लास की यही विशेषता है, सब कुछ क्लास में याद करा दिया जाएगा और घर जाकर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर घर जाकर आपको पढ़ना पड़ रहा है तो सुमित सर की वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि आपको क्लास में ही आपके कंसेप्ट को क्लियर कर और क्वेश्चन को तैयार करा दिया जाए। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो यह तार्किक विवेचन पर आधारित है। ये तो बात सही है। और यहाँ पर सही नहीं पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा तो नहीं वाला ऑप्शन ही सही होगा। जिसमें नहीं लगाया है तो नहीं वाला ऑप्शन ही सही होगा। इनकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, हाँ ये बात भी सही है। यह अमूर्त है, ये बात भी सही है। अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। हमने कहा जो सीमित लिखा होगा वो ऑप्शन गलत होगा, और यहाँ पर गलत ही तो पूछा है, नहीं मतलब गलत, तो गलत वाला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की बेचैनी, घबराहट, तो कमेंट जरूर करिए। आपको बता दूँ, सुमित अवध एकेडमी पर जितने भी वीडियो हैं सब ट्रिकी हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपका सीटेट एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ कंसेप्ट और देखेंगे और आपका तर्जुमा। मैं ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं बताऊंगा, कुछ ही बातें हैं। गणित निम्नात्मक विवेचन पर आधारित है। निम्नात्मक मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। गणित जो है नियम से उदाहरण की ओर आधारित है। गणित की संकल्पनाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध है, मतलब क्रम से गणित है, क्रम है मतलब श्रेणीबद्ध है, कह सकते हो। गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है, सबको पता है। इसमें मात्रात्मक, दिशा, यही सब है विज्ञान गणित। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित है। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित मतलब एकदम शुद्ध है और व्यवस्थित है। और कुछ नहीं याद करना, अब मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, इतने कंसेप्ट पर ही गणित में आप पूरे स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन अभी देखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं। फिर यहाँ पर नहीं, निगेटिव ही पूछ लिया। तो गणित की संकल्पना है पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। हाँ, पदानुक्रम मतलब श्रेणीबद्ध है, ये तो बात सही है। तो ये ऑप्शन सही, तो ऑप्शन सही नहीं वाला ऑप्शन सही होगा ना, तो ये तो सही है। गणित अगमानिक विवेचन पर आधारित है। हमने कहा था गणित जो निगमन पर आधारित है, अगमानित पर नहीं। एक होता आगमन, एक होता निगमनात्मक कह सकते हो। तो यहाँ पर आगमन लिखा, आगमन, तो आगमन जो होता है गणित में आगमन नहीं, निगमनात्मक से होता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अभी आपने बताया नियम से होना चाहिए। और गणित यहाँ पर क्या होता है, आमूर्त ही, तो बात सही है, लेकिन यहाँ नहीं वाला पूछा, ना गलत वाला ऑप्शन बताना है। और गणित का अपना चिन्ह, ये भी सही है, भाषा है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, तो यही गलत हो जाएगा। बताओ इससे हम अलग कोई कंसेप्ट बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और आप देख लीजिए HD क्वालिटी में मैंने वीडियो पूरा बनाया है, और ये PDF बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मेहनत करने के बाद ऐसा PDF तैयार होता है। निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। अब की बार सही पूछा है, तो गणित की अपनी भाषा है। हाँ, ये बात तो सही है आपका। किसी भी गणित समस्या का केवल एक ही हल है। हम कहा अगर केवल लिखा तो ऑप्शन गलत होता, सर गलत है। गणित की अवधारणाएँ अमूर्त होती, ये भी सही है। तो A और C सही है, तो A और C सेकंड ऑप्शन में है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। सही है पूछा है, तो गणित को विज्ञान के प्रतिमानों पैटर्न की तरह समझा जा सकता। हाँ, गणित विज्ञान पर आधारित है, ये बात भी सही। गणित अमूर्त विचारों में संबंधित संरचना का अन्वेषण करता है, ये बात भी अमूर्त है। अमूर्त तो बताया भी सही है। फिर बताया है कि क्योंकि गणित तर्क शास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत सीमित तो गलत ऑप्शन था, वो ऑप्शन गलत होता, हमने बताया था ना। तो A और B आपका राइट आंसर होगा। बताओ किसी बच्चे को कोई घबराहट, बेचैनी, कमेंट करें ज़रूर। और बहुत शिद्दत से हमने इस वीडियो को तैयार किया है, और बहुत मेहनत के बाद मैं वीडियो को लाता हूँ। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। गणित में केवल परिकलन निहित है। केवल तो सर गलत ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को काट दो, क्योंकि आपने सर बताया केवल गलत होता है, सीमित गलत होता है, परिभाषा गलत होता है, एकमात्र गलत होता है। गणित आगमन, निगमन एवं सामान्यीकरण की आदत को विकसित करता है। वह दोनों नियम दिए तो सही माना जाएगा। अगर आगमन होता तो गलत, लेकिन यहाँ निगमन भी है, इसलिए सही है। गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अवसारी चिंतन के विकास में सहायता करता है। चलो इसको बाद में देखते हैं। गणित में मूर्त की तो बात होगी ही नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। पहला और चौथा गलत है। अब इसको समझते हैं। तो चाहे CDP में हो, चाहे EVS हो, मतलब 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम में, कहीं पर अपसारी है तो वो ऑप्शन राइट ही होगा। अपसारी मतलब होता है बहुत से उत्तर, और गणित में अनेक समाधान होता है अपसारी मतलब, तो वो ऑप्शन सही माना था। बट अपसारी चिंतन की अपेक्षा अवसारी मतलब होता केवल एक उत्तर हो, वो अपसारी मतलब अधिक। तो अगर अपसारी होता तो सही होता, लेकिन अब अवसारी का ज़्यादा जिक्र हो गया। कह रहा अपेक्षा अपसारी चिंतन के विकास में सहायता करता है, तो अवसारी की वजह से ये भी ऑप्शन गलत माना जाएगा। तो चौथा ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और पहला भी गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। हमने क्या बोला, अगर अपसारी चिंतन होगा तो वो राइट आंसर होगा, बट अपसारी की अपेक्षा अवसारी बोला गया, इसलिए गलत है। अपसारी भी आप नेगेटिव वर्ड में नोट कर लीजिए, अपसारी भी आप नेगेटिव वर्ड में
नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये भी ट्रिक में ही नोट कर लें। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। भाई गणित तो भौतिक विज्ञान में भी है, आप न्यूमेरिकल वगैरह लगाते हो, इसी समझ सकते हो। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ और अपनी भाषा में समझना ही आसान होता है और एग्ज़ाम को क्लिक तभी कर पाओगे जब आप गांव के एग्जाम्पल लोगे और अपनी भाषा में समझोगे तभी। रसायन विज्ञान के अध्ययन में, हाँ इसमें भी, केमिस्ट्री में भी यूज होता है गणित का, सही। संख्यांकी गणन में तो यूज होगा ही। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और मैं कलरफुल लेकर आया हूँ आज PDF कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। आप इसकी क्वालिटी बढ़ा कर भी देख सकते हैं क्योंकि HD में तो हो सकता है आपको धूमिल दिखे, तो क्वालिटी आप कोने जो सेटिंग का ऑप्शन होता है यूट्यूब के सामने, तो वहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। NCF राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के लिए गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब यहाँ पर भी एक बात नोट कर लीजिए सर, एक बात, अगर कहीं पर प्राथमिक स्तर की बात आ जाए, प्राथमिक, तो वहाँ पर अनुपात मतलब रेशियो और एक पूर्णांक गलत ऑप्शन होते हैं। प्राथमिक में कभी पूर्णांक नहीं पढ़ा जाता है कक्षा 1 से 5, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, पूर्णांक कभी नहीं बताया जाता है। NCF कहता है कि आप कक्षा 5 तक पूर्णांक का जिक्र ना करें, इंटीजर नंबर का जिक्र ना करें और अनुपात का जिक्र ना करें। ये 6 से 8 तक अपर लेवल पर होता है अनुपात और पूर्णांक। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए, आप सरकारी मास्टर बनने जा रहे हो और बहुत सारे लोग सरकारी मास्टर हैं भी, तो कक्षा 5 तक अनुपात का जिक्र नहीं करना है और कक्षा 5 तक पूर्णांक का जिक्र नहीं करना है। तो यहाँ पर भाग कौन सा नहीं है, तो अनुपात तो हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं पूछा तो नहीं वाला तो ऑप्शन होगा। तो प्राथमिक स्तर पर अगर यहाँ पर उच्च प्राथमिक होता तो आपका ऑप्शन प्राथमिक अनुपात सही में आता। बातें आपको समझ में आ रही होगी। और अगर किसी प्रकार की बेचैनी घबराहट तो कमेंट जरूर करें, मैं बार बार बता रहा हूँ। और वीडियो कैसा लगा ये आप लोग बताते ही नहीं हो। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है। हाँ, जब आप एक अच्छी पुस्तक है तो उसकी विशेषता बताओगे ही, परिचय दोगे ही, तो ये भी सही है। केवल वाला तो हमने कहा था वो ऑप्शन गलत ही होता है। और उन्हें मोटी व भारी होना चाहिए। क्या कोई अच्छी बुक होगी तो मोटी होना ज़रूरी है? पतली बुक भी तो अच्छी हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। तो वो मजबूरी है, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। ये कठिन क्वेश्चन भी है, आप देख लीजिएगा। तो ये तो आपका बी वाला सही है, बी वाला तो 100% सही है। तो बी तो इसमें है नहीं, तो ऐसे भी काट सकते हो, ये भी काट सकते हो। अब बी या तो पहला या दूसरा सही होगा, और डी वाला तो होगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं मोटी बुक हो। तो मजबूरन मुझे सेकंड ऑप्शन लेना पड़ेगा, इसलिए ए और बी सही है। ऑप्शन देखा जाए तो ए भी गलत है, बट एग्जामिनर ने ऐसा इसको सेटअप किया है कि मुझे ए बी वाला ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। तो आप थोड़ा माइंड से क्वेश्चन को हल करिएगा। आप अगर सर नहीं पढ़ाए हैं तब भी कर सकते हो। सीटेट ऐसा एग्ज़ाम होता है, माइंड का सारा खेल है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों पाठचर्या में गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। और महत्वपूर्ण गणित का निहितार्थ क्या है?
तो गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बल देना चाहिए, कोई जो इम्पोर्टेंट है उसी पर बल देना चाहिए, ये तो गलत तरीका है, सब पढ़ना चाहिए। कलन विधि, ये भी कलन विधि का जिक्र नहीं करना है, ये भी गलत है। गणित में ऐसी अर्थपूर्ण समस्याओं को सम्मिलित करना चाहिए जिन्हें शिक्षक और विद्यार्थी हल करने के लायक और उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बने। अगर दैनिक जीवन की बात जहाँ पर आ जाए वो ऑप्शन राइट होगा, ये भी नोट कर लो। पॉजिटिव में अगर कहीं पर दैनिक जीवन की बात आ जाए वो ऑप्शन एकदम सही होगा, आंख बंद करके उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। रोजगार की बात आ गई, हमने कहा रोजगार वाला ऑप्शन तो गलत ही होता है, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा है। तो आपको बता दूं, जो कोठारी आयोग है वो बोलता है, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कोठारी आयोग कि 1 से कक्षा 10 तक बालकों के लिए गणित अनिवार्य होना चाहिए। आप देखे होंगे कि कक्षा 10 तक लड़के गणित को पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए अनिवार्य है। लड़कियां पढ़े या ना पढ़ें, लड़कियां तो होम साइंस ले लेती हैं, बट लड़कों को कक्षा 10 तक गणित पढ़ना है। तो ये बात सही है कि छात्रों के लिए गणित अनिवार्य है, तो यही ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। मुझे अन्य ऑप्शन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कोठारी आयोग हमें पता है 1 से 10 तक की गणित अनिवार्य है। गणितीय भाषा सहायक होती है समाधान कौशल को विकसित करने में, संप्रेषण वाचन कौशल को विकसित करने में, तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में। सही चुने। तो यहाँ पर बच्चे समाधान, यहाँ पर समस्या समाधान होगा, समस्या समाधान कौशल को विकसित करने, ये ऑप्शन तो सही है। संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में और तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में। तो भाई तार्किक हमने कहा था, तार्किक और पहला वाला राइट होगा। समस्या, गणित तो समस्या को ही हल करता ही है, तो ए और सी आपका राइट आंसर हो जाए। तार्किक कौशल को विकसित करने में ए और सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने गलत किया था। 2024 में आया था सेट एग्जाम। कंचो लिखा है, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है। कंचा का एक खेल है, जो गोली वगैरह आप गाँव में खेलते थे, कंचे उसी को कहते हैं, हम लोग तो गोली बोलते थे। तो उसके पास 7 कंचे बचे हैं। 7 देखो, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाते थे और 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपयुक्त प्रश्न उदाहरण है, मतलब किस पर आधारित है? योग पर संदर्भ प्रश्न है कि खुले सिरे वाले प्रश्न है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है कि व्यवकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न है? तो आप बता दो, जिससे 4 कंचे के साथ उसने खेलना शुरू किया था और 7 कंचे बचे हैं, तो उसने 7 4 11, तो कितने कंचे उसके खेलना चालू किया? 4, 11 कंचों के साथ 4। तो योग पर तो आधारित है, 7 4 11, तो योग पर ही तो आधारित है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? 100% ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सीटेड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको आंसर की जब लेकर आऊँगा तो ये क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो आपको मैं बता दूँ, इसमें क्रम सूचक पूछा, लिखा प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। तो यहाँ पर टोटल की बात हुई, और जहाँ पर टोटल की बात हो जाती है वो गणन संख्या होती है, गणनात्मक संख्या होती है।
इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हो। यहाँ पर भी टोटल की बात हो गई, ये गणनात्मक समूह की बात है। इस घर में 3 कमरे हैं, यहाँ पर भी टोटल की बात हो गई, ये गणनात्मक प्रश्न। अब यहाँ क्रम सूचक, जहाँ पर क्रम बताया जाए, क्रम सूचक क्या है? मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। अब वो बच्चे टोटल नहीं बताया कि यहाँ पर 3 मंजिल है। अगर वो कहता इस इमारत में 3 मंजिल है तो ये गणनात्मक संख्या हो जाता, बट उसने कहा मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। हो सकता है और भी इमारत हो, मतलब और भी मंजिलें हो सकता है और भी मंजिलें हों, बट इसने यहाँ पर टोटल की बात नहीं की, इसलिए यहाँ क्रम सूचक है। मैं इसको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्योंकि आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज ज़रूर हो जाओगे। जैसे हम कहें हम 5 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं, तो हम एक संख्या बता रहे हैं। अगर हम कहें कि हम कक्षा में 4 के चौथे स्तर पर हैं, चौथा स्थान है, तो वहाँ पर क्रम बता रहे हैं। जैसे हम बता दें इस विद्यालय में हम 4थी क्लास में हैं, तो वहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्रम बता रहे हैं। तो बात समझ में आया? तो यह क्रम सूचक पूछा था, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये भी एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखा, दिए गए वस्तुओं के समूह में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणाओं को दिए गए संदर्भ में शुद्ध करने की आवश्यकता है? जब कोई बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिन ले, जैसे 1 2 है तो कहा 1 2 3, मतलब 2 ही वस्तु है पर बच्चा 3 बता रहा है। जैसे 1 2 3, मतलब एक वस्तु को 2 बार गिन ले। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, कहीं पेन कॉपी उठा लीजिए। तो उसे कहते एकाकी संगत, एकाकी संगति। अब जब बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिन लेगा तो उसे क्या कहेंगे? एकाकी संगति। बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा करना, प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना, विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से और पहेलियाँ और चित्र। आपको बता दूं, जिस बुक में चित्र हो, पहेलियाँ हो, किस्से हों, वो किताब बहुत अच्छी मानी जाती है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हुई है ना, तो इसलिए छोटे बच्चे को आकर्षण करती है कहानियाँ, पहेलियाँ और चित्र, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। गणितीय पदों को परिभाषित करण का समुच्चय उद्देश्य है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत और क्रियात्मक। तो गणितीय पदों का कहाँ पर प्रयोग होता है? परिभाषित कहाँ? व्यवहारगत में। तो व्यवहारगत वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञानात्मक में नहीं, न भावात्मक में नहीं। तो हमने एक सेट के सारे PYQ करा दिया हूँ, वहाँ मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा भी ले लिया हूँ। मैं एक दूसरा सेट का फिर क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब 15 क्वेश्चन में एक ही पेपर का उठाया हूँ, एक ही पेपर का। और सोचो देखो, मैंने सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से करा दिया। अब मैं दूसरे सेट के 15 पेडागोजी आते हैं, 15 कंटेंट आते हैं। कंटेंट की मैं क्लास अलग से लाऊंगा, एक पेपर का हम पूरा करा दिया हूँ मैं। ये नंबर 1 मान ली, वह 15 क्वेश्चन हो गए, ये 1 है क्वेश्चन 1। अब मैं यहाँ पर नंबर डाल के लाऊँ 1 2, तो ये 2 ही था, लेकिन 1 पढ़ा तो 1 से, चलो कोई बात नहीं। तो बताया गया है NCF जरूर आएगा पेपर में। NEP पढ़ लो, ये बहुत आसान है। आप NEP पढ़ लो, NCF पढ़ लो, ये यहाँ से 2-4 नंबर एकदम पक्के NEP NCF। तो मैं NEP NCF का मतलब सभी सब्जेक्ट में 2-2 नंबर जोड़ लो। EVS में 2 CDP में 10 नंबर NCF NEP मिलाकर आएगा। मैं जो अब इस बार वीडियो लाऊंगा NCF और NEP पर लाऊंगा, और आपके 10 अंक एक ही वीडियो से ट्रिक से क्लियर करा दूंगा। बताओ, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए कि सर नेक्स्ट वीडियो।
मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षण अधिगम को लेकर की गई। एनसीएफ से बात किया गया है, इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भी कहते हैं। ऊपर लिखा है फ्रेमवर्क एनसीएफ। तो जो एनसीएफ रचनावाद पर बात करता है, अगर एनसीएफ लिखा और रचनावाद रचनात्मकता है या रचना है तो आपका वही है। रचना को संरचना भी बोलते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संरचना शब्द ही पॉजिटिव है, अगर कहीं पर है तो एनसीएफ ना हो तब वो आप वही ऑप्शन राइट कर दो। रंग बिरंगी मैं यहाँ पर पीडीएफ लेकर आया हूँ और बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ। हमने एक बच्चा रखा था पीडीएफ तैयार करने के लिए, बट उसको टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने खुद पीडीएफ बनाया हूँ और बहुत मेहनत से मैंने पीडीएफ तैयार किया है। तो जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाए गए टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करता है, तब मूल्यांकन किस पक्ष का उपयोग करता है? भैया उसका जो सिद्धांत है, जो उसका लक्ष्य था वो पूरा हो रहा है तो वो वैधता वैलिडिटी पर ही प्रयोग करेगा ना, वैधता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड प्रतियोगिता होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजबूत। तो कम ज़्यादा गणित में होता नहीं, पहला ऑप्शन ऐसे काट दो, कम ज़्यादा। सरल कोई चीज़ नहीं होती है। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, अगर हतोत्साहित उत्साहित हो तो सही हो जाता, लेकिन हतोत्साहित निगेटिव वर्ड, इसमें निगेटिव में नोट कर लो, ये ऑप्शन गलत होता है हतोत्साहित यहाँ पर, इसलिए मजबूत हो जाएगा। तो मैं एनईपी का भी एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, एनसीएफ का दिखा दिया हूँ थोड़ा डेमो के लिए। और आपको मैं बता दूँ, मैं एनईपी और एनसीएफ की इतनी बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊँगा, इतनी बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते सर सीटेट एग्ज़ाम इतना आसान होता है। और आपको बता दूँ सीटेट एग्ज़ाम बहुत लेंदी पेपर बनता है, बहुत बड़े बड़े, बता उसको टैग वर्ड से करोगे तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। मैं पेपर आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, और जो बच्चे मतलब जो सर भी हैं, इसमें मैं बच्चे कह देता हूँ क्योंकि क्लास 12th में भी पढ़ाता हूँ तो एक आदत बन गई, तो बुरा नहीं मानिएगा, आप सर ही है। और आपको मैं बता दूँ व्हाट्सएप पे मेरे जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7905908009 7905908009 790-590-8009 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, कॉल नहीं करिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम ही दिन बचे हैं। आप नोट्स बनाने के चक्कर में ज़्यादा ना रहिए, जो मैं की पॉइंट लिखा रहा हूँ की पॉइंट को ही नोट करिए। और अगर आप की पॉइंट को नोट कर रहे हैं तो आराम से आप पेपर को क्रैक कर जाएंगे। ज़्यादा नोट्स बनाओगे तो कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। मैं बता दूँ 2 पेज का मैंने सीटेट को नोट्स बनाया था, 2 पेज का, मात्र 2 पेज का, और मैंने सीटेट एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर दिया था। मैं बता दूँ मेरा सीटेट में 99 नंबर है, 99 नंबर है। और मैंने बता दूँ पढ़ा भी नहीं ज़्यादा था, और मैंने 2 पेज का ही नोट्स बनाया था, मात्र 2 पेज का। और 2 पेज मतलब मैं एक चार्ट लिया था, बता रहा हूँ, एक मैंने चार्ट लिया था, उस चार्ट पर मैंने उसको लिख कर और बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने उस चार्ट को बनाया और अपने मतलब रूम में चिपका दिया था। और उसी चार्ट को मैं रोज़ देखता, और जब भी प्रैक्टिस मारता उसी चार्ट को लेकर मारता, उसी चार्ट। तो वहाँ से मुझे बहुत आसानी मिलती और मैं क्वेश्चन को कर लेता। आप भी प्रैक्टिस अगर मारना हो तो ऐसे जो मैं की पॉइंट लिख रहा हूँ आप एक पेज पर नोट करते जाइए, जितने मैं बता रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन और है, पहले रुक जाओ, उसको भी दिखा देता हूँ होमवर्क के लिए। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये क्वेश्चन आप लोग, मैंने टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।